कहानी मंगर। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा। अपनी आवाज़ के हाथ से ही बैलों को भगाता। मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे याद आता है, हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि ना जाने क्यों मंगर और बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके जैसे लोगों में प्रायः देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं, और आज जब मंगर अशक्य जर्जर हो चुका है, बच्चे हैं मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भागते हैं। और जब वह झल्लाता है उन्हें मारने के लिए अपनी बुढ़ापे की लकुटियाँ खोजता या खींच कर गालियाँ बकने लगता है, तो वे खिलखिला पड़ते हैं और मुंह चिढ़ाने लगते हैं। बच्चों से उसकी वितृष्णा क्यों हुई? शायद इसलिए तो नहीं कि उसे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ वह कमाऊ पूत बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा, और जो उसकी एक बच्ची थी सो लूली, और जिसकी शादी में उसने इतनी दरियादिली दिखाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे वह पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगड़ अस्वाभिमान उसे वहां से जबरदस्ती भगा लाया। मंगड़ अस्वाभिमान, गरीबों में भी स्वाभिमान। लेकिन मंगड़ की खूबी यह भी रही है, मंगड़ ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की, और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना ही नहीं। मंगड़ मेरे बाबा का अदब करता था, शायद उनके बुढ़ापे के कारण। सुना है मेरे बाबूजी को वह बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण। किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही हिस्सा समझा, और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारता रहा है। किसकी मजाल जो मंगड़ को बदजुबान कहे। हलवाहों को मिलने वाले नित्य दिन की गालियाँ तो दूर की बात। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगड़ का यह हट्टा कट्टा शरीर, और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्ठा खेत जोतता, मंगड़ 15 कट्ठा खेत जोत लेता। वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराओं मिलना मुश्किल। मंगड़ को यह बताने की जरूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा। वह शाम को ही सारे खेतों की आर आर घुमाता, और जिसकी ताक होती वहां हल लिए सुबह सुबह पहुंच जाता। जुताई के वक्त किसी की देखरेख की भी जरूरत नहीं। आम हलवाहों के पीछे किसान जो लट्ठा लेकर पड़े रहते हैं, और तो वे भी जी चुराते हैं, ढिलाई करते हैं, आज का काम कल के लिए छोड़ते हैं। यह आदत मंगड़ में थी ही नहीं। यूं ही रखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखी पसही की, खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास, मंगड़ पर सब छोड़कर निश्चिंत सोया जा सकता था। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ? फिर क्यों ना उसकी कद्र की जाए। मेरे बाबा कहते थे, मंगड़ हलवाहा नहीं है, संवाद है। वह अपने संवाद की तरह ही कभी कभी रूठ जाता था, और जब जब लोगों को झिड़क भी देता था। उसकी झिड़क सबके लिए सिर आँखों पर, उसका रूठना और उसकी मनोती होती। कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती। एक दिन काफ़ी कहा सुनी हो गई। दूसरी सुबह मंगड़ हल लेने ही नहीं आया। इधर से बुलाहट भी नहीं गई। रुपए हैं तब हलवाहे ना होंगे। कोई नया हलवाहा लेकर जोता गया। उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगड़ से बोला, मंगरू देख, उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया है। उन्हें रुपए हैं, 1000 हलवाहे मिलेंगे, तो तेरे भी शरीर हैं, 1000 गृहस्थ मिलेंगे। चल हमारा हल जोत, तू जो कहेगा मजदूरी दूंगा। लेकिन मेरा सिर जो दर्द कर रहा है, मंगड़ ने इसका जवाब दिया, और उसका यह सिर तब तक बना रहेगा जब तक कि झक मारकर मेरे चाचा जी फिर मुझे बुलाने नहीं गए। क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया कि मंगड़ क्या है। बैलों के कंधे छिल गए, उनके पैर में फार लग गए। खेत में हल तो चला, लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी मिली। फिर खेत की आर पर बैठे दिन भर हलवाहे और टुकारी देते रहिए, तब कहीं 10 कट्ठा जमीन जुते। मंगड़ के बिना काम चल ही नहीं सकता। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं, मंगड़ भीतर घर में बैठा है। मंगड़ की अर्धांगिनी भकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ।
कह दे मेरा सिर दर्द हो रहा है, मंडर ने चाचा जी को सुनाकर कहा। मालिक जरा इनके सिर पर मालकिन से तेल दिला दीजिएगा, भकोलिया हंसती हुई बोली। तुम मुझसे दिल लगी करती हैं? मंडर के स्वर में नाराजगी थी। मंडर चलो, आपस में कभी कुछ हो ही जाता है। माफ़ करो, चाचा जी इस स्वर में आरजू मिन्नत थी। जाइए उसी से जुतवाइए जिससे 4 दिन जुतवाया है। मुझे ले जाकर क्या क्या करोगे? आधी रोटी की बचत भी तो होती होगी। यूं ही नो जो मान मनोवल। फिर मंडर अपना हलवाई का पैना हाथ में लिए आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या, इसे समझा आपने? इसे मंडर का खास इजारा समझिए। जहाँ गांव भर में हलवाहे को 1 रोटी मिलती, मंडर के लिए 1.5 रोटी जाती। वह भी रोटी सुअन की हो और अच्छी पकी हो, उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो, क्योंकि मंडर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंडर की सभी शर्तें पूरी होती। लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खा जाता, ऐसा आप नहीं समझे? क्या अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता? नहीं, आधी के 2 टुकड़े करके दोनों बैलों को खिला देता। यूं आधी रोटी फिर मेरे ही घर आती, लेकिन इसमें कोई काट कपट नहीं हो सकती थी। महादेव मुंह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंडर के लिए ये बैल नहीं, साक्षात महादेव थे। एक आध बार बात बहुत बढ़ गई तो मंडर मेरा गांव छोड़कर चला गया, लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे अपरिहत नहीं पकड़ा। दूसरे गांव में भी वह जम नहीं सका। तब तीसरा गांव देखा और अंत में मारा मारा फिर मेरे ही गांव लौटा। शायद मेरे घर जैसा कद्र उसे कहीं नहीं मिला। मंडर का स्वभाव रूखा रहा है, किसी से लल्लो चप्पो नहीं, लाई लपटाई नहीं, 2 टूक बातें 4 टूक व्यवहार। तो भी न जाने क्यों मंडर मुझे शुरू से ही स्नेह की नज़र से देखता रहा है। शायद इसलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे। अब भी कहता है, मालिक ये हमारे मंझले बाबू, वह मेरी तकदीर फूटी। और शायद इसलिए भी कि मैं बचपन में ही टूअर हूँ। माँ मर गई, पिताजी चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया। और जब कुछ बड़ा हुआ तो मैं ननिहाल जाने आने और रहने लगा, तो याद आता है कि मंडर ही मुझे वहाँ पहुँचाता था। मैं एक छठी घोड़ी पर सवार, मंडर सिर पर सौगात की चीज़ें और मेरी किताबें लिए घोड़ी की लगाम पकड़े आगे आगे। जहाँ नीच ऊंच जमीन होती, कहीं मैं घोड़े से गिर न जाऊं, बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता। उसके बलिष्ठ हाथों से उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूँ। ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, घर से मेरा संबंध टूटता गया। बकौल मंडर मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया, लेकिन जब जब 2-4 दिनों के लिए घर जाता, मंडर को उसी रूप और उसी पेशे में देखा करता। कपड़ों से मंडर वहशत रही है, हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। उसे धोतियाँ मिली हैं। गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिए बिना वह बैल के सींगों में लटकन बांधता क्या? यूँ भी बाबा और चाचा साल में जब तक पुरानी धोतियाँ दिया करते। घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियाँ भी मिली हैं। मेरी शादी में मंडर के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियाँ हमेशा उसके सिरहा ही श्रृंगार रही, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता जब मेरी किसी कुटमैती में वह संदेश लेकर जाता, तभी उसका देह ढकती। यूँ साधारणतः वह हमेशा नंग धड़ंग रहता, और मैं कहूँ मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मंडर को खूबसूरत शरीर मिला था। काला कलूटा फिर भी खूबसूरत। सौंदर्य और रंगसाजी और नक्काशी का मजमुआ समझने वालों की रुचि मैं समझ नहीं पाता। ये कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। मंडर का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना। लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग पर उभार रखा था। पहलवानों की तरह उनमें अस्वाभाविक उभार नहीं आई थी। जांघें, छाती, भुजाएं, सब में जहाँ जितनी जैसी गढ़न और उभार चाहिए, बस उतनी ही। न कहीं मांस अलोंदा, न कहीं सूखी काट। एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण सिर। मंडर के शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती मिस्टर मूलर की आकृति याद आ जाती। सैंडो के शिदाई उससे कुछ निराश हो तो आश्चर्य नहीं, लेकिन आज ना वे देवी रही, ना वे कड़ाही रही। मंडर वह नहीं रहा जो कभी था। गरीबी को वह अपना अक्खड़पन से हमेशा धता बताए रहा, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका।
उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही और आज उस पर यह कहावत लागू है कि सूठी हांड ठाठ भई भारी, अब का लदबद है व्यापारी। उसके शरीर अब मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गईं, उसकी हड्डियां तक सूख गई हैं। आज का उसका शरीर उस पुराने शरीर अब व्यंग्य चित्र मात्र भी नहीं रह गया। बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती, उस चीज का संग्रह मंगड़ ने कभी किया ही नहीं। आज खाए और कल को झटके, ताको गोरा संग न रखे का उपासक यह मंगड़ संग्रह अतुल दुश्मन रहा। कोई संतान भी नहीं रही जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उम्र ने इस निरस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तर्कश में थे। मंगड़ बुढ़ापे के कारण हल चलाने के योग्य नहीं रह गया, तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुटकर काम लिए गए, लेकिन यह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। अब एक ही उपाय रह गया, उसे पेंशन मिले। लेकिन हलवाहों यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे आभारी देश में कहाँ व्यवस्था है। और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। फिर मंगड़ में जली हुई रस्सी की वह ऐंठन और शायद गर्मी भी है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा है। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों की शीतल सतह, और मंगल के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव ही समझिए। इसके बदले आज भी वही बेलौस बातें, झड़प झिड़कियों की आंच, जो पानी की क्या बात खून को भी सुखा दे। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदें कभी कभी टपकती, किंतु पपीहे की प्यास उससे भले ही बुझे, मंगड़ के बुढ़ापे की मरुभूमि उससे सींची नहीं जा सकती। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगड़ की हड्डियों का यह झांझर भी नहीं पाते अगर उसकी अर्धांगिनी नहीं होती। उसकी अर्धांगिनी भकोलिया मंगड़ की आदर्श जोड़ी, वही जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं। दो ही बच्चे हुए, इसलिए स्त्रीत्व के उस महान शय से बहुत कुछ बची रही जो मातृत्व का सुंदर नाम पाता है। यही कारण है कि मंगड़ जर्जर झरझर हो गया, लेकिन भकोलिया अभी भी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर संग्रह कर लेती है और दोनों प्राणियों का गुजर चल पाता है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन छीजती जाती है। भकोलिया मंगड़ की आदर्श जोड़ी, शारीरिक ढांचे में ही नहीं स्वभाव में भी। वे भी दिन थे जब वह तमक कर बोलती, झपट कर चलती, ना किसी को जल्द मुंह लगाती और ना किसी की हेठी बर्दाश्त करती। जिस किसी ने छेड़ा मानो काली सांपिन फन पर पैर रख देती। लेकिन भकोलिया में सिर्फ फुटकार मात्र थी। दर्शन और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा, पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। इसका उदाहरण है ये भकोलिया। मंगड़ आज भी है, मुंह का बेलौस या फूहड़ कहिए, लेकिन भकोलिया वह नहीं रही। किसी का बच्चा ठेला दिया, किसी का कुटान पिसान कर दिया, किसी का गोबर पात दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगड़ को खिलाकर आप पीछे खाने बैठी। किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगड़ की फटकार सुना करती। मंगड़ अपना सारा पित्त और पुरानी झड़प अब ज़्यादातर इसी पर झाड़ता है। भगवान की मर्जी कहकर मंगड़ जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों को बिसर करने का प्रयत्न करता रहा, उस भगवान ने पार साल उसकी ओर दुर्गति कर दी। उसे जोरों से अधक पारी उठी। भकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी दया की मूर्ति से दार चीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप उसके ललाट पर लगा दिया। बाई पुटपुटी पर और आंख पर भी लगा दे। मंगड़ ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव करके कहा। भकोलिया हुक्म बजा लाई, लेकिन यह क्या, जहाँ जहाँ लेप था वहाँ अजीब जलन शुरू हुई। जलन जख्म में बदली और जख्म ने उसकी एक आँख ही ले ली। जब मैं घर गया, बबुआ जी मेरी ये आँख चली गई, मैं काना हो गया कहकर मंगड़ रोने लगा। शायद मंगड़ को मैंने यही पहली बार रोते देखा। मैं उसे ढांढस दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय और विपदा अकेली कब रही। पिछले मार्ग में मैं घर पहुंचा, सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई से लिपटा पड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धम धम की आवाज़ होती। रजाई मुँह से हटाकर आंखें निकाली तो देखा सामने पुआल के टाल के नज़दीक एक काला सा अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता है और गिरता है। यह क्या, चौंक कर उठा, उस और बढ़ा। यह तो मंगड़ का अर्धांग मार गया है। देखा, आंखें सजल हो उठी।
निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा, मंगर, पड़े क्यों नहीं रहते? ये कैसी चोट लग गई तुम्हें? पड़े पड़े मन ऊब जाता है बबुआ, मंगल ने जवाब दिया। उफ, नसें ढीली पड़ गईं, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू